एक्टिंग करियर की शुरुआत तो एक्चुअली मेरी माँ के पेट से हो गई थी, वैसे देखा जाए। आपने बताया बॉम्बे चले गए थे, तो बॉम्बे कब जाना हुआ? मेरी दादी माँ ने मुझे गाड़ी लेके दी थी मेरे बर्थडे पे, ज़ेन दैट मोमेंट ऑफ टाइम, तो वो मैंने बेच दी। उसके पैसे इकट्ठे किए अपने बॉम्बे जाने के लिए। बॉम्बे जाने के लिए। मैं बॉम्बे चली गई थी बहुत पहले, इन 2007 के आसपास। मैंने वहाँ, मेरे को दारा जी, जैसे मैंने बताया कि दारा सिंह जी ले गए थे जैसे हुसन कली हरभजन मान जी के साथ उन्होंने मुझे म्यूज़िक वीडियोस में उन्होंने लॉन्च किया था, हरभजन मान ने। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली फिल्में, पंजाबी फिल्में भी, पच्ची किले आ गई, मेरे यार कमीने विद करण कुंद्रा, एंड देन उसी दौरान म्यूज़िक वीडियोस भी काफ़ी आ गई। चूड़े वाली बाँ विद मनकरी रतौलक, तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई विद जॉर्डन संधू, अमृत मान के साथ, मतलब सभी जितने टॉप लॉट सिंगर्स थे सभी के साथ मैंने काम किया। फिर मैंने मलयालम फिल्म भी की थी। मलयालम का कोई डायलॉग याद है? ओनुमिला मदर वाला थुलो थाला वेदना ओ आदो आदो कशायमा मदर ताला वेदना पोखन विंडी उप्पू युगी कुन था। कल्पना चीची के साथ फिल्म की थी। जो भी एक्टिंग में अपना करियर बनाता है, मतलब शुरू करता है, उसकी एक अलग इमेज होती है बॉम्बे को लेके, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। अगर नहीं जानते किसी को तो बड़ा डिफ़िकल्ट है सर्वाइव करना। कोई किसी स्टार का बच्चा है तो उसको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मिस्टर सैलेश सिंह, जिन्होंने तन्नू वेड्स वन्नू बनाई थी, तो उन्होंने मुझे साइन किया हुआ था। तो वो फिल्म की मेरी रिहर्सल हो चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था, बट एट एंड पॉइंट एकता जी ने कह दिया कि नहीं जी, नोन फेस चाहिए। दैट्स वाई दैट फिल्म गोज टू परिणीति। आई बिलीव ओनली हिमेश भाई इज़ अ वन पर्सन जो फ्रेश लोगों को चांस देते हैं। वेदर द रानो मंडल जो इसमें, जिसमें तेरी मेरी कहानी कितना गाना हिट हुआ था, तो उन्होंने हमेशा ही नए लोगों को चांस दिया। एंड सलमान सर बीइंग ऑलवेज साथ में मोटिवेट करने के लिए। तो इस वे में मैं देखूँ, मेरा जो सफ़र है बॉलीवुड तक वो इजी रहा है। आप अपने फादर के एक लेटर का भी जिक्र करती हैं। फादर ने एक लेटर लिखी थी उनकी डेथ से पहले, और ना हिंदू बनना, ना मुस्लिम बनना, ना सिख बनना, सबसे ऊपर उठ के एक इंसान बनने की कोशिश करना। एवर बीन इन लव विद एनी गाय? कोई अट्रैक्शन सी थी, बट किसी ने चीट किया तो उसके बाद एक विश्वास नहीं टूट जाता, तो उसके बाद आप विश्वास ही नहीं कर पाते किसी के ऊपर भी। इसीलिए अभी तक मैंने शादी नहीं की। जब उसके साथ हुआ बुरा, तब मैं रोई उस टाइम पे, तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि हाय, मुझे इसके साथ भी प्यार था। और रिलेशन की भी बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, आप भी उन चीज़ों से अवेयर होंगे। मैं तो देखो ओल्ड स्कूल वाले प्यार को ही बिलीव करती हूँ, ठीक है। मुझे ये लगता है कि कमिटमेंट और लॉयल्टी होनी चाहिए। के टाइम पे थे वो लेटर वाला सिस्टम? नहीं, मैं कोई ज़्यादा पुरानी तो हूँ नहीं। चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਵੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਗੇ ਦਿਕਸ਼ਾ ਰਾਠੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? मैं भी बढ़िया जी। एक्टिंग करियर की शुरुआत कब और कैसे हुई? एक्टिंग करियर की शुरुआत तो एक्चुअली मेरी माँ के पेट से ही हो गई थी, वैसे देखा जाए। माई मदर इज़ लाइक, उनको पाकिस्तानी ड्रामे देखने बड़ा शौक़ था बचपन से ही। तो तब से बेसिकली जब मैं छोटी थी तो वो मेरा मेकअप वगैरह करती रहती थी, सजाती रहती थी। तो बच्चियों को शौक़ होता है ना मिरर के सामने जाके सजना, तो एक तरह से उन्होंने मुझे डाल दी ये आदत। तो बाद में मेरे फादर की बरसी पे भी प्लेज़ होते थे भाई मन्ना सिंह जी के, तो वहाँ पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं कभी भगत सिंह बना देते थे, तो एक देशभक्त यादगार हॉल में भी लेके गए मुझे, वहाँ पे मेरी मदर लेके जाती थी, तो वहाँ पे भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। फिर स्कूल में पार्टिसिपेट करना, तो ऐसे ऐसे करके जर्नी चलती रही। तो जब मैं कॉलेज में आई हूँ, तो कॉलेज में लिम्का फ्रेश फेस ऑफ पंजाब का ब्यूटी पेजेंट था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं वो बनी। तो उससे फिर मुझे फ़िल्म मिल गई, और फर्स्ट फिल्म थी गुरसेवक मान के साथ, दारा सिंह जी थे उसमें, मेरे ग्रैंडफादर का रोल किया था, गुगू गिल जी थे। तो वहाँ से मेरा दारा जी के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड बिल्डअप हुआ, बिकॉज़ वो भी अमृतसर से थे, तो हम भी थे, यहाँ हमारा पास पास में ही है, तो वो मुझे बॉम्बे ले गए थे। मतलब पहला रोल आपका जो था वो भगत सिंह का था? बेसिकली यही कह सकते हो आप। मतलब बचपन में जब आप प्लेज़ करते हो
तो मैं कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर कम्युनिस्ट लीडर थे। तो मतलब वही घर का माहौल था, और जिस तरह से पापा की बरसी पे भी सारे कॉमरेड ही आते थे, और जो प्ले करते थे गुलशन भाई मन्ना सिंह जी, वो भी कॉमरेडों की विचारधारा के ऊपर करते थे। तो मैंने वही बनना था फिर। ओके, आपने बताया बॉम्बे चले गए थे, तो बॉम्बे कब जाना हुआ और वहाँ पर क्या-क्या काम किया और वापस आने का डिसीज़न क्यों लिया? मैंने वैसे सोचा नहीं था कभी कि मैं ऐसे वापस आके मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँगी, जहाँ मैं पॉलिटिक्स में इस तरीके से एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करूँगी। मैं बॉम्बे चली गई थी बहुत पहले, इन 2007 के आसपास। मैंने वहाँ, मेरे को दारा जी, जैसे मैंने बताया कि दारा सिंह जी ले गए थे, उनकी वाइफ मेरे साथ, बहुत उनका ड्यूरिंग द शूटिंग टाइम बहुत हमारा प्यार पड़ गया था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल जॉइन करवाया। उसके बाद मेरी काफ़ी सारी, जैसे साउथ में मैंने पिक्चर्स फ़ोटो शूट की भेजी, और बॉम्बे में भी काफ़ी सारे फ़ोटो शूट्स किए। तो उस दौरान मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र हुई, जैसे हाणी पंजाबी फ़िल्म थी, हरभजन मान जी के साथ में। अमितोज मान वाज़ अ डायरेक्टर। सो मैंने वो फ़िल्म की। उसके बाद फिर मुझे म्यूज़िक वीडियोज़ जो है, जैसे हुस्न दी कली हरभजन मान जी के साथ, उन्होंने मुझे म्यूज़िक वीडियोज़ में उन्होंने ही लॉन्च किया था, हरभजन मान ने। फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली फ़िल्में, पंजाबी फ़िल्में भी, पच्ची किले आ गई, मेरे यार कमीने विद करण कुंद्रा, एंड देन उसी दौरान म्यूज़िक वीडियोज़ भी काफ़ी आ गई। चूड़े वाली बाँ विद मनकीरत रतौलक, तीजे वीक फिर तेरी याद आ गई विद जॉर्डन संधू, अमृत मान के साथ। मतलब सभी जितने टॉप लॉट सिंगर्स थे, सभी के साथ मैंने काम किया। तो इन बिटवीन आई वाज़ इन बॉम्बे ओनली। तो मैं जिम जाती थी रोज़। तो एंड एक्चुअली मेरे मेंटोर सलमान सर भी रहे हैं, बिकॉज़ दारा जी के जो बेटे हैं विंदु जी एंड अनु, दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू सलमान खान। एंड फिर उन्होंने मुझे थोड़ा इसमें जिम की तरफ मोटिवेट किया कि यू जिम की तरफ मोटिवेट रहना चाहिए। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम ओनली कि मैं जिम में मुझे हिमेश रेशमिया की वाइफ ने देखा। तो मैं एक्चुअली किसी के साथ पंजाबी में बात कर रही थी मेरे जिम में। तो दैट टाइम हैप्पी हार्डी हीर की कास्टिंग चल रही थी। तो उनको ना एक रॉ फेस चाहिए था, पंजाबी जैसे जब वी मेट वाली हीर, गीत टाइप ऑफ करेक्टर वो चाहिए था। तो वो उनको मिल नहीं रहा था यहाँ पे, उन्होंने पंजाब में भी ऑडिशंस कर लिए थे। तो मैं ना अपने वो शेक नहीं बनाना होता मैं उससे बात करी थी, ये वाला शेक पा दे एक कार। तो शी वाज सिटिंग देयर ओनली। तो वो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे मुड़ के देखा, तो कहते कि इस लड़की का क्या नाम है, किसी से पास में मुझे, शी सोनिया फ्रॉम अमृतसर। तो उस दिन तो मैं निकल गई। फिर अगले दिन वो मुझे ढूंढ रही थी जिम में, अच्छा। सोनिया जी, उनका नाम भी सोनिया जी है बाय द वे, एंड सोनिया कपूर। एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे ऑफिस आएँ, ऑडिशन दें, हम आपको फ़िल्म में कास्ट करना चाहते हैं। तो तो आई डिडंट बिलीव इट, मतलब मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ, बिकॉज़ उससे पहले ना एक फ़िल्म थी जबड़िया जोरी, तो दैट इज़ विद मिस्टर शैलेश सिंह, जिन्होंने तन्नू वेड्स वन्नू बनाई थी। तो उन्होंने मुझे साइन किया हुआ था। तो वो फ़िल्म की मेरी रिहर्सल हो चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था, बट एट एंड पॉइंट एकता जी ने कह दिया कि नहीं जी, नोन फेस चाहिए। दैट्स व्हाई दैट फ़िल्म गोज़ टू परिणीति। तो उनको मिल गई। तो आई वाज़ इनटू डिप्रेशन दैट मोमेंट ऑफ टाइम कि हाय ऐसे होता है यहाँ पे। तो दैट तभी मुझे ये फ़िल्म ऑफ़र हुई, हिमेश वाली। शुरुआत में सेटबैक मिल गया। या तभी मुझे हिमेश वाली फ़िल्म ऑफ़र हुई। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तभी भी मुझे ऐसे ही डिसहार्टन फ़ील हो रहा था, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। तो आई जस्ट वेंट लाइक दिस ओनली, मतलब मैं जैसे कैजुअली कपड़े सूट डाल के चलेगी, मैंने कहा होना होगा, हो जाएगा। नहीं, जब आप ये सोच के जाते हो ना, तब हो ही जाता है। हाँ। तो वही वाली बात, जिस चीज़ के हम जितना पीछे भागते हैं वो चीज़ और उतना आगे जाती है। एब्सोल्युटली। तो मैं उनके ऑफिस में गई हूँ, तो उन्होंने मुझसे बातें की हैं, और मैंने कहा आप मेरा ऑडिशन ले लें। कहते जैसे तुम हो ना वैसे ही रहना है, कोई चेंज नहीं चाहिए हमें। तो तुम पास हो ऑडिशन में, एंड दे हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 फिल्म्स विद मी। एंड बस तब उसके बाद से मेरी वर्कशॉप स्टार्ट हो गई थी उनके साथ, और फिर मैंने हैप्पी हार्डी एंड हीर की। और उससे पहले मैंने तेलुगु फिल्में की थी, DNTD विद श्रीकांत, है ना। और वहाँ के जो फेमस कॉमेडियंस हैं, ब्रह्मानंदन सर एंड
उनके साथ काम किया था। फिर मैंने मलयालम फ़िल्म भी की थी, टीन्स की थी। फिर मलयालम इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, मुझे और भी फ़िल्में ऑफ़र आती थी बट बड़े उसके डायलॉग, डायलॉग्स भी उसी हाँ, मलयालम में ही याद करने होते थे। बड़े बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इस वज़ह से मैं मलयालम का कोई डायलॉग याद है? मलयालम का था, रट्टे ही मारे थे मैं सही कहूँ तो। "ओनुमिला मदर వాళ్ళొత్తులు తల వేదన ఓ आधो आधो कशायमा मदर ताला वेदना पोखन विंडी ओप्पू युगी कुन था।" कल्पना चीची के साथ फ़िल्म की थी। शी इज़ वेरी फ़ेमस एक्टर, उनकी डेथ हो गई है अभी। तो शी वाज़ प्लेड इस माय डायलॉग का मतलब क्या था? मतलब मदर, मतलब कल्पना चीज़ी यूज्ड टू, उसमें वो मेरी मदर बनी थी। तो एक छोटी टीन्स के ऊपर, लड़कियों के ऊपर स्टोरी थी, तो झूठ बोल रही थी मैं किसी बात को लेके उनके साथ। तो तो दैट टाइम आई वाज़ वेरी यंग। तो था, मैंने रट्टे मार के वो कर ली, बट मलयालम इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज आई कैन से। तो वो मुझे काफ़ी फ़िल्में ऑफ़र आई बट मैंने की नहीं, बिकॉज़ ऑफ दिस ओनली कि मतलब एक ना दिल से एक्सप्रेशंस तभी आ पाते हैं हाँ, जब इफ़ यू नो द लैंग्वेज, है ना? तो फिर मैंने तेलुगु भी की, पर हिमेश सर के बाद मुझे साउथ की फ़िल्में और ऑफ़र आई। एज़ द वे हंसिका मोटवानी को हिमेश जी ने लॉन्च किया था, तो काफ़ी फ़िल्में आई थी। तो सेम वे आई ऑल्सो गॉट ऑफ़र फ्रॉम तमिल ऑल्सो, तेलुगु ऑल्सो। बट तब लॉकडाउन आ गया इन बिटवीन। तो जब लॉकडाउन आ गया तो फिर मैं अमृतसर आ जाती हूँ यहाँ पे। तो लॉकडाउन के दौरान ही किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया। सो आई डिडंट नो कि उसमें मैं आप काफ़ी एक्टिव रहे थे। एब्सोल्युटली। तो माय फादर, एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि माय फादर यूज्ड टू बी अ कॉमरेड लीडर, है ना? तो उनकी खुद की एक जथेबंदी भी थी, कीर्ति किसान यूनियन। तो वो पार्टिसिपेट कर रही थी उसमें। तो मैंने भी, उन्होंने मुझे बोला तुम भी पार्टिसिपेट करो, तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। बट पार्टिसिपेट करते करते इतना आगे निकल गए हम, मतलब मैं खुद निकल गई उसका पता ही नहीं चला। मतलब दिल्ली तक आंदोलन पहुंचा, वहाँ मैं टिकरी बॉर्डर पे रही हूँ, वहाँ पे एक टेंट में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टेंट में रहूँगी वहाँ जाके। और डिफरेंट डिफरेंट पंचायतों को रिप्रेजेंट किया, वेदर यूपी, हरियाणा एंड राजस्थान। जितनी बड़ी खाप पंचायतें जितनी किसान आंदोलन के रिलेटेड होती थी, आई यूजली दे इनवाइट मी। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्टेज पे जाके इस तरीके से बोलूँगी मैं। तो पहले पहले जाती होती थी तो एक पर्ची पे लिख के जाती थी कि पॉइंट्स, ये बोलना है। ये पॉइंट्स हैं। बट लेटर ऑन जब आप उस एटमॉस्फेयर में रच जाते हो, मिल जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से ही हाँ, ग्रैब हो जाती है चीज़ें। हाँ, आप फिर सिचुएशन को लेके बात करनी शुरू कर देते हो। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं होती, दैट मोमेंट ऑफ टाइम तक आप सिर्फ लिखते हो। जब आपको पता लग जाता है कि ये है, ये सब कुछ हो रहा है, सच हो रहा है, तो आप दिल से बोलते हो जो होता है वहाँ पे। तो ये मैंने एक्सपीरियंस देखा किसान आंदोलन का। तो बड़ा अच्छा माहौल था वहाँ पे और एक यूनिटी थी। और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली, ग्राउंड स्केल पे क्या होता है ना? और ऐसे ही हमारे किसानों की भी पार्लियामेंट लगी थी दिल्ली में। तो आई वाज़ द फर्स्ट वन जो उस पार्लियामेंट के लिए गए थे। तब हमारा था कि जेल भरो आंदोलन का था कि अगर अरेस्ट कर लिया तो ज़मानत नहीं लेंगे। दैट मोमेंट टाइम मैं गई बैग बांध के। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि भाई मैंने ये कर लिया, क्योंकि बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था कि बैग बंद करके जाना है और ज़मानत नहीं लेनी, और तब तक तिहाड़ जेल में रहना है, तब तक किसानों के बिल माफ़ नहीं हो जाते। इट्स अ बिग, बट मैं कहती हूँ जब आप उस चीज़ में होते हो ना, तो आप इमोशनली डिसीजन ले लेते हो उस इमोशन में कि जब सारे चल रहे हैं तो मैं भी करूँगी, है ना? वो इसीलिए ये एक जोश होता है उस टाइम पे। सो ऐसे ही करते करते फिर अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई और मुझे उनकी सोच अच्छी लगती है। एज एजुकेटेड पर्सन, है ना? पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और आम आदमी पार्टी को चलाया। और जब से मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, और मुझे लगता है इट्स नॉट अ पार्टी, इट्स अ इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। और जब ऐसे लगता है जैसे यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले ली हो,
सुबह से लेके शाम तक सिर्फ कॉन कॉल्स पे आप काम करते हो एजुकेशन के। अगर मैं नशा मुक्ति मोर्चे की, मेरे को इन्होंने माजा की इंचार्ज बना रखा है यहाँ का, तो उसके ऊपर भी डिटेल में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खाना पूर्ति करती किसी चीज़ की, नहीं, डिटेल में हर एक चीज़ को लेके। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी देखी नहीं थी मैंने कभी भी, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैंने ज्वाइन किया। और जिसमें मेरे को मनीष सिसोदिया जी के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत बड़े लीडर है ना? तो उनको एजुकेशन के किंग माना जाता है ना? तो मतलब उनके साथ काम करते हैं हम, नशा मुक्ति मोर्चा वो हमारे साथ करवाते हैं। असित कुमार हमारा मैनेज कर रहे हैं। सो एवरीथिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, मान साहब, दिल से सोचते हैं, दिल से पंजाब के लिए फीलिंग्स हैं उनकी। सो रल मिल के हम सारे पंजाब को अच्छा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हमने चलते-चलते थोड़ा-सा पॉलिटिकल कट ले लिया है, इस पे हम वापस से आएँगे। जी। अभी आप बॉम्बे गए तो एक बॉलीवुड को लेके अलग इमेज रही होगी। जो भी एक्टिंग में अपना करियर बनाता है, मतलब शुरू करता है, उसकी एक अलग इमेज होती है बॉम्बे को लेके, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो मैं वो जानना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आए? एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी क्या निकली? देखिए रियलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे में ना लॉबी सिस्टम है, और लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। अगर आपकी जान पहचान नहीं है, तो अगर नहीं जानते किसी को, तो बड़ा डिफ़िकल्ट है सर्वाइव करना, क्योंकि वहाँ पे नेक्सस है एक तरह का। अगर आप जैसे कोई किसी स्टार का बच्चा है, तो उसको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बट चलो वो डिपेंड करता है भी उसमें कितना टैलेंट है, उसने चलना है कि नहीं चलना। बहुत सारे नए चेहरे भी आए हैं जिन्होंने सर्वाइव किया है, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आपको मैं बताती हूँ कि मेरी पहली हिंदी फ़िल्म का जबड़िया जोड़ी मेरे हाथ से चली गई। मेरे 1 साल की उसके ऊपर मेहनत थी। और मतलब इस चीज़ को ये लोग नहीं देखते। दे आर वेरी मतलब वेरी प्रोफेशनल इनटू इट, कि हमें नोन फेस चाहिए और अगर फ्रेश फेस भी चाहिए तो इसकी क्या रेफरेंस है। आई बिलीव ओनली हिमेश भाई इज़ अ वन पर्सन जो फ्रेश लोगों को चांस देते हैं। वेदर द रानो मंडल जो इसमें, जिसमें तेरी मेरी कहानी कितना गाना हिट हुआ था, तो उन्होंने हमेशा ही नए लोगों को चांस दिया है। तो मैं एक्चुअल में हिमेश जी इज़, अगर किसी को भी, किसी नए को भी जाना है, तो मैं ये देखती हूँ कि हिमेश जी इज़ द बेस्ट पर्सन टू बी अ वर्क विद। मतलब आपको इज़्ज़त भी मिलती है, काम भी मिलता है, और प्रोफेशनली भी सारा कुछ उनके साथ मैंने जो एक्सपीरियंस किया है। तो उनके साथ ऑन सेट केमिस्ट्री कैसी थी, या कोई बिहाइंड द सीन या फिर कोई फनी इंसिडेंट आप बताएं? बहुत अच्छी थी, बिकॉज़ ही इज़ लाइक अ फैमिली टू मी, मोर देन बिकॉज़ सोनिया कपूर, वो मेरी बाद में बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। बीइंग लाइक हम सारा दिन इकट्ठे रहते थे। इट्स नॉट अबाउट ओनली फ़िल्म एंड मूवी। एक आप पर्सनल रिश्ता भी शेयर करते हो बाद में, तो वो बहुत दिल के साफ़ और अच्छे इंसान हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ़ ही बहुत अच्छे हैं, मतलब उनमें कोई वल-छल नहीं है, और मतलब नयों को चांस देते हैं। इनफैक्ट उनको नया टैलेंट वो ढूँढते हैं, नई चीज़ों को लेके। इनफैक्ट मुझसे बहुत बार उन्होंने पूछा पंजाब में कौन फ्रेश है, कौन-सी नई क्या चल रहा है, क्या चीज़ है? तो आई ऑलवेज़ यूज्ड टू रिकमेंड पीपल टू हिमेश जी। तो मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए, और अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो ऐसे चांस देते हैं। बहुत कम लोग हैं बॉलीवुड में जो इस तरीके के साथ फैमिली की तरह काम करते हैं। अ, बॉम्बे जाने के बाद या फिर जब भी आपने एक्टिंग करियर शुरू किया, तब कोई पहला फ्रेंड कौन बना इस इंडस्ट्री में, उम, या कोई जेन्युइन सपोर्ट पहला मिला हो? देखिए वो शैलेश जी, जो शैलेश सिंह जिन्होंने तन्नू वेड्स मन्नू, विनोद बच्चन जी, वो दोनों उन्होंने किया। सोनू सूद एंड अब्बास मस्तान जी के बेटे थे मुस्तफ़ा, जिनकी फ़िल्म भी आई थी कियारा के साथ। ही यूज्ड टू बी माय वेरी गुड फ्रेंड। मिथुन चक्रवर्ती जी के बेटे निमांशी चक्रवर्ती, एंड दे यूज्ड टू बी इन माय एक्टिंग क्लास ऑल्सो। तो हम एक्टिंग क्लास से ही वो मेरे साथ बाद में भी मिलते-जुलते रहते थे हम। तो एक हमारा फ्रेंड सर्कल था वहाँ पे। और मेनली ये मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पे। ईमान थी एक, मोरक्को से लड़की आई हुई थी।
एंड शाद सर की डेथ हो गई पीछे। बहुत अच्छे शाद जी वो नॉवलिस्ट थे और उन्होंने काफ़ी फिल्में भी बनाई थी। हाँ, ज़ारा खान मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सलमा आगा जी की बेटी, और अभी भी वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है बॉलीवुड में। सो ये मेरे तानिश बख्शी, बिकॉज आई मेट थ्रू ज़ारा, एंड काफ़ी लोग हैं। अब मैं सैम खान, सो मैनी पीपल अराउंड मी जो मेरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। अब तो कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहे, बट काफ़ी सपोर्टिव थे। और बॉम्बे में भी अच्छा टाइम निकला। और बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुबह से लेके शाम तक आपका टाइम निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो जिसमें तो मैं कहती हूँ सबसे अच्छे दोस्त तो मेरे हिमेश जी और उनकी वाइफ ही थे, बिकॉज ज़्यादातर टाइम मेरा उन्हीं के साथ गुजरता था सुबह से लेके, क्योंकि सुबह जिम उनके साथ, ठीक है, फिर शॉपिंग उनके साथ, लंच उनके साथ, काम उनके साथ, प्रमोशन उनके साथ, सो सारी, क्योंकि मैंने उनके साथ 3 फिल्में साइन की थी। तो एक पहली फिल्म का वर्कशॉप चल रहा था, तो दूसरी फिल्म की भी सर प्लानिंग कर रहे थे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी स्ट्रिक्टली भी रखते थे कि मैंने डाइट क्या लेनी है, ये नहीं खाना, अब तो मैं मोटी हो गई हूँ, अगर अब मुझे देखेंगे बोलेंगे क्या हो गया सोनिया को। सो इस वाइज मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी टेक केयर करने वाले बहुत थे, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, सिक्योरिटी दी। एंड सलमान सर बीइंग ऑलवेज साथ में मोटिवेट करने के लिए। तो इस वे में मैं देखूँ, मेरा जो सफ़र है बॉलीवुड तक वो इजी रहा है, क्योंकि पहले ब्यूटी पेजेंट से जीतने के बाद से ही फिल्में और म्यूज़िक वीडियोस और फिल्में, तो अच्छा चल रहा था। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हैं कि पहला जो जेन्युइन सपोर्ट मिला आपको वो हिमेश रेशमिया जी की तरफ से मिला। सबसे पहला जेन्युइन सपोर्ट अगर मैं बोलूँ तो वो दारा सिंह जी की तरफ से मिला, क्योंकि अगर वो मुझे बॉम्बे नहीं लेके जाते, अपने घर नहीं रखते, तो शायद मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। सो आई कैन से दारा सिंह जी, हिमेश जी, सलमान सर। आपने भी एक ऑडिशन के बारे में बताया था जो आपने हिमेश रेशमिया जी की मूवी के लिए दिया, जिसमें आपने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ ऑडिशन आपका लिया भी नहीं। तो एब्सोल्युटली। आपका कोई पहला ऑडिशन जो आपको याद हो या उसके बारे में बताएं। ऑडिशन मैंने जबड़िया जोड़ी के लिए दिया था, एंड वही वाला ऑडिशन मैंने सर को भी भेजा था, हिमेश सर को भी भेजा था। अच्छा हाँ, एक वही ऑडिशन मेरा गया था, आई फॉरगॉट द फिल्म, द करीना कपूर एंड आमिर खान फिल्म ना, वो पंजाब में जो शूट हुई थी, आई फॉरगॉट दैट नेम। वो फिल्म के लिए मुझे सिलेक्ट किया था उन्होंने। तो तब मैं ऑलरेडी फिल्म साइन कर चुकी थी सर के साथ। तो सर कहते नहीं, फर्स्ट हम फिल्म करेंगे फिर वो करनी है। तो बट उनको डेट्स क्लैश हो रही थी, तो वो नहीं कर पाई मैं, इसीलिए मतलब मैंने हिमेश जी की फिल्म पहले की। इतनी सारी मेहनत की, इतने ऑडिशंस दिए, मूवीज़ आपने की, लेकिन वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा जब आपको लगा कि हाँ इसके बाद से लाइफ चेंज हो? कोई म्यूज़िक एल्बम हो या फिर कोई मूवी हो जो आपने की हो? आई बिलीव आफ्टर हरभजन मान जी ने जब मुझे लॉन्च किया था हुस्न दी कली में, और हानी फिल्म के बाद क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन हाउस था एंड ही इज़ अ सुपरस्टार, तो उनके बाद मेरा काफ़ी टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज़ हर कोई मुझे ऑफ़र करा था काम करने के लिए, फ़िल्मों के लिए। तो तब मुझे ये था चूज़ करनी है, कौन सी फ़िल्म करनी है, कौन सी नहीं करनी है, दैट मोमेंट ऑफ टाइम। एंड और एक हिमेश जी के साथ जब उन्होंने मुझे लॉन्च किया था, तो तब मुझे काफ़ी ऑफ़र्स थी साउथ की तरफ से। तो उसके बाद लॉकडाउन आ गया, तो मैं यहाँ आ गई, तो वो सारी चीज़ें मेरी बीच में रह गई। एक्टिंग करियर से पहले की लाइफ कैसी थी? मतलब पहले कभी कोई जॉब की थी? हाँ, जब मैंने 10th पास की, उसके बाद मुझे एयरपोर्ट पे मैंने जॉब की थी, और उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस में। और मतलब उस दौरान मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, साथ में मैंने की थी, बिकॉज़ मुझे बॉम्बे जाना था। तो मेरी मदर को इतना वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे जाने के लिए। तो मुझे था कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं और मुझे बॉम्बे जाना है। तो मेरी दादी माँ ने मुझे गाड़ी लेके दी थी मेरे बर्थडे पे, ज़ेन, दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो वो मैंने बेच दी, उसके पैसे इकट्ठे किए अपने बॉम्बे जाने के लिए? बॉम्बे जाने के लिए। तो मैं गई, मैंने कोर्स करना था एक्टिंग स्कूल वहाँ पे, और उसकी फ़ीस थी 80,000 रुपीज़ दैट टाइम।
नमित कपूर की 3 महीने की फ़ीस थी। तो मुझे पैसे इकट्ठे करने थे, घर के सारे जाने थे और रेंट भी देना था, सारी चीज़ें करनी थी। तो इसलिए मैंने किया। पर चलो, दैट वाज़ वन पार्ट। आपकी पहली कमाई कब और कैसे हुई थी और उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया? ये जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, ये एयरोस जब मैंने इस उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस में काम किया था, ये मेरी पहली कमाई थी, ठीक है? उसके बाद अगर मैं फ़िल्म की लूँ, तो गबरू देश पंजाब दे जो फ़िल्म थी, उसमें मुझे सबसे पहले साइनिंग दिया था 51,000 और 1.5 लाख में मतलब मैंने वो फ़िल्म की थी इन 2007 में। तो उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया पहली कमाई का? मैंने मम्मी को दिए थे, गुरुद्वारे प्रसाद चढ़ाया था, बाकी शॉपिंग कर ली थी। लड़कियों का फ़ेवरेट काम। एब्सोल्युटली, मतलब मैं चंडीगढ़ गई थी, तो चंडीगढ़ जाके मैंने खर्च लिए पैसे। वहीं शूटिंग थी तो वहीं पे खर्चे गए मैं, बिकॉज़ मुझे सूट्स का, नए कपड़ों का बहुत शौक है। मतलब अगर कोई इंसान शॉपरहॉलिक बोले ना, तो वो मुझे बोल सकता है, बिकॉज़ आई लव शॉपिंग। अ, वहीं आपने जैसे कि जब आपका जन्म हुआ तभी आपके जन्म के 16 दिन बाद आपके फादर की डेथ हो गई थी। हुँ। तो यू मिस योर फादर और या फिर कब सबसे ज़्यादा सब कमी महसूस होती है एक पिता की? या एब्सोल्युटली हर किसी को अपने बाप की तो ज़रूरत होती है, बचपन में भी होती थी। इवन पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे मम्मी पापा आते हैं तो तब होती थी, बिकॉज़ मैं बचपन से मैं पहले हॉस्टल में डाल दिया मुझे सेंट फ्रांसिस, फिर मैं सेक्रेड हार्ट पढ़ी हूँ। तो मेरी मदर वो विलेज में रहती थी, तो मेरे ताया जी शहर में रहते थे, मैं उनके पास रही हूँ। तो उनके पास रह के मतलब मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो की है। तो फ़ील तो होता था ना कि आपके पापा नहीं हैं, और उस वजह से। और बड़े होके भी होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। जैसे अगर कोई भाई हो तो मैं मानूँ भी, हाँ, वो करेगा। बट मुझे सारी चीज़ें ही, जैसे कुछ भी करना सिंगल है। चाइल्ड हैं आप? हाँ, सिंगल चाइल्ड हूँ मैं, तो सब कुछ ही खुद करना पड़ा है बचपन से लेके। तो वो पहले-पहले होता था, अब इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ ना मैं, वो कर के, तो अब वो फीलिंग कई-कई बार होती है, बट वो फिर आप शो भी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आप वीक शो होगे। तो वैसे तो आपको स्ट्रॉन्ग ही शो करना चाहिए, इसलिए। आप अपने फादर के एक लेटर का भी ज़िक्र करती हैं। जी। उसके बारे में बताना चाहेंगी? जी, मेरे फ़ादर ने एक लेटर लिखी थी उनकी डेथ से पहले, क्योंकि वो इमरजेंसी टाइम में भी जेल में रह चुके हैं। एंड वो यहाँ से इसी राजस्थान असेंबली से 2 बार एमएलए की इलेक्शन लड़ चुके हैं, 1980 या 1985। उनको इंडिपेंडेंट उनको 12,000 वोट पड़ती थी। तो तब वो एक हरावल दस्ता मैगज़ीन भी निकालते थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो उनको जेल में डाल दिया था। तो तभी जेल में आते-जाते, मतलब जैसे गए, तो उनको पता था कि उनको जहाँ तो कोई मार देगा, जहाँ वो जेल में चले जाएँगे। तो उनको तो बेटी चाहिए थी। तो मेरी मम्मा जो थे वो नानी घर थे हल्द्वानी में। तो उन्होंने एक लेटर लिखी थी मेरे लिए कि अगर मुझे लाइक कुछ भी हो जाए, तो तुम मतलब मेरे जो काम अधूरे काम हैं उनको लेके आगे चलना, और ना हिंदू बनना, ना मुस्लिम बनना, ना सिख बनना, सबसे ऊपर उठ के एक इंसान बनने की कोशिश करना। बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने, जो लेटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस में छपी है, गूगल पे भी है। इनफैक्ट जब मैं किसान आंदोलन में राजस्थान गई थी, तो वहाँ पे लोग बैठे थे, तो वहाँ पे केरला से भी लोग आए थे। बाहर-बाहर स्टेट से लोग आए थे। तो उन्होंने भी मुझे बड़ी इमोशनली हग किया कि तुम बलदेव सिंह मान की बेटी हो। तो मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि पापा यूज्ड टू बी कनेक्टेड विद अदर स्टेट्स ऑल्सो, एंड उनकी लेटर वहाँ पे भी छपी थी। तो वो सारे बहुत इमोशनल थे मेरे साथ मिलके। तो वो भी सोशल एक्टिविस्ट थे और आप में भी जो समाज सेवा का जो है भाव वो वहीं से आया। हाँ, वहीं से आया एक्चुअली, आप कह सकते हैं। और मुझे ये भी था कि मेरे मदर को ये ना लगे कि लड़का होता तो करता, लड़की है तो नहीं कर पा रही। तो आई जस्ट ये थॉट वांट शायद से हर किसी लड़की में होता है। एब्सोल्युटली। हाँ। तो मुझे ये था कि मैंने प्रूव करके दिखाना है कि अगर लड़की है तो लड़की भी कर सकती है। लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता।
आज के टाइम पे आपको क्या लगता है कि ऐसा, अब जैसे इक्वालिटी की हम बात करते हैं कि हाँ अब लड़का लड़की सब बराबर है, ऐसा सच में लगता है आपको कि आज भी है ऐसा, या फिर अभी भी वो चीज़ें हैं कि नहीं लड़का तो लड़कियों से बेटर है ही? सी आई बिलीव कि इट्स अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी औरतों को पीछे किया जाता है। अगर हम सरपंची की इलेक्शन देख लें तो सरपंच औरत बन जाती है, बट वो औरत सरपंची के काम नहीं करती, उसका हस्बैंड करता है। लाइक राइट नाउ मैं यहाँ हल्का इंचार्ज हूँ, जो मैं सब चीज़ें देखती हूँ, आदमी आगे बैठे होते हैं चेयर पे, औरतें पीछे बैठी होती हैं, जबकि मैं जाके उनको उठाती हूँ, बोलती हूँ आगे आ जाओ, मैं भी आगे बैठी हूँ, मैं भी आप में से ही हूँ, ठीक है ना। मैंने सदा ये माइक नहीं पकड़ के रखना, आप में से ही उठ के ये कोई माइक पकड़ेगा, और मैं चाहती हूँ आप पकड़ो, राइट। क्योंकि उनको ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते, ये अंडर द कॉन्फिडेंस रखते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ज़्यादा मेरी कोशिश रहती है कि औरतों को बाहर निकाल के लेके आऊँ, उनको बोलूँ कि आप खुद काम करें, आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनें। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि इनको नहीं पता चल पाती। मतलब यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स है ना, बाहर से बड़ी फैसिनेटिंग लगती है। आपको लगता है आप पॉलिटिकल लीडर हो, है ना, बट जब आप जाते हो ना, आप जब एक्चुअल में उसमें घुसते हो तो बहुत डरावनी है। और जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं अगर ले लूँ, मैं अपनी असेंबली की बात कर लूँ, इट्स बीइंग 70 ईयर्स, दो गवर्नमेंट्स आ रही थी यहाँ पे, कांग्रेस आ रही थी, अकाली दल आ रही थी, यहाँ पर एमएलएज भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, बट स्टिल आज भी लोग जो हैं वो एक गली नाली और शमशान घाट की मांग कर रहे हैं। मतलब इतनी गंदी सिचुएशन है कि आज तक वो ही काम नहीं करवा पाए। तो फिर मतलब इट मीन्स देयर सम, कितनी करप्शन करते हैं। तो मतलब इसका मतलब लोग अनएजुकेटेड है नीचे, है ना। जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज रही हैं, और नो बडी वॉन्ट्स टू गेट इन टू पॉलिटिक्स, दे सेड वेरी बैड गेम। अगर अच्छे पढ़े लिखे बच्चे नहीं आएंगे तो फिर कैसे सिस्टम चेंज होगा। इट्स नॉट अबाउट कि आपने इलेक्शन नहीं लड़नी है, इट्स अबाउट कि आप सोशली अवेयर हो, आप बोल तो सकते हो ये गलत हो रहा है, राइट। वो तो अधिकार हमारे पास है, यू नो, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, बट ये सारी चीज़ें नहीं हैं अभी, होनी चाहिए। चेंज की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली चेंज की बहुत हद तक ज़रूरत है। अगर चेंज नहीं हुआ तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। वही अभी आपने इससे पहले बताया कि हर जगह एकदम स्ट्रांग बन के रहना होता है, कहीं पे भी हम अपनी वीक साइड नहीं दिखा सकते, लेकिन मेरे को लगता है हर किसी की लाइफ में एक कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके आगे हम जो हैं हम वो रह पाते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई है? मेरी मदर है, बट मैं आपको एक मैं खुद बहुत इमोशनल लड़की हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट बड़े इमोशनल होते हैं, और वैसे भी लड़कियाँ होती हैं इमोशनल, ठीक है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग बन के रहूँ, मुझे कुछ चीज़ें अफेक्ट कर रही होती है तो मैं उसको स्ट्रांगली फेस करने की कोशिश करती हूँ, बट कई हद तक ना मैं रो पड़ती हूँ। तो मेरा नाम भी डाला हुआ है क्राई बेबी, मतलब मोस्टली बट मेरे को लगता है कि सभी लड़कियों को ये वाला टैग मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है, बट मुझे लगता है कि देखो कोई भी इंसान रोता है ना, वो अपनों के सामने रोता है, जिससे उसे उम्मीद होती है कि ये इंसान मेरी बात सुन के मतलब हल कर देगा, है ना। मतलब एक ना, आप पार्टी में रहते हो तो पार्टी इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली, एक फैमिली होती है। तो आपकी फैमिली में कोई लीडर है, तो आप ऐसे नहीं सोचते कि ये लीडर की सोच क्या होगी आपके प्रति, आप ये सोचते हो ये भैया हैं, इनसे बात करनी है और इनके सामने आपने अपने दिल की बात रख देनी है। आप कई बार मैं रो भी पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद होती है उनसे कि ये मेरा हल करेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि अगले बंदे को भी यही लेके चलना चाहिए कि अगला बंदा अगर आपके सामने इस हद तक रो पड़ा तो इट मीन्स दैट पर्सन हैज़ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, है ना, अटैचमेंट फ्रॉम योर साइड कि आप उनकी बात करोगे। बट कई लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, कई लोग आपको क्राई बेबी का नाम दे देते हैं। और उस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है कि हाँ मतलब ऐसा कर दिया जाता है कि ये इसकी कमज़ोरी है, लोगों को पता चल जाता है। एब्सोल्युटली, बट मुझे लगता है कि हाँ, ये है, बट आपको जितना हो सके ना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ है, आप
आपके बहुत क्लोज है कोई, आप उसके सामने बात कर लो। बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम आम आदमी पार्टी में अरविंद जी और मनीष जी जो हमारे हैं, मतलब मैं उनके साथ कोई भी बात कर सकती हूँ। मतलब मैं जाके, मेरे में कोई फ़िल्टर नहीं है, दे नो बेसिकली आई हैव नो फ़िल्टर, एंड मैं उनके साथ सीधा कर लेती हूँ, ये नहीं हुआ, ये होना है, ये है। वो मुझे कहते हैं पेशेंस 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 क्योंकि आई एम न्यू इनटू पॉलिटिक्स, आई एम लर्निंग ऑल्सो। मुझे लगता है कि ये जल्दी हो जाए सब कुछ, यू नो, एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड, है ना, उनको पता है कि कैसे कैसे चीज़ें होगा। होंगी। बट आई बिलीव स्टिल दे आर वेरी नाइस, है ना, एक बच्चे की तरह ट्रीट करके चीज़ों को समझाते हुए एक फैमिली की तरह लेके जाना, मतलब बहुत कम होता है, मतलब यहाँ पे ऐसे है। एवर बीन इन लव विद एनी गाय? स्कूल में था, वो उसको अट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है, तब था। और अट्रैक्शन भी इस बात की कि वॉज वेरी इंटेलिजेंट और मेरी मैथ्स में हेल्प करता था, बिकॉज आई एम वेरी वीक इन मैथ्स। सो उसके बाद तो करियर में इतना इन्वॉल्व हो गए एंड फ्रेंड्स ज़रूर बने हैं, बट एक बार कोई अट्रैक्शन सी थी, बट किसी ने चीट किया, तो उसके बाद एक विश्वास नहीं टूट जाता, तो उसके बाद आप विश्वास ही नहीं कर पाते किसी के ऊपर भी। इसीलिए अभी तक मैंने शादी नहीं की, बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव। और आई जस्ट, मुझे था कि ऐसा लड़का चाहिए कि जो जैसे मेरी मदर की टेक केयर करे, बिकॉज मी एंड माई मदर, हम दोनों ही हैं फैमिली में। तो ऐसा अगर कोई किसी पे विश्वास करो और कोई धोखा दे दे तो आप टूट जाते हो, है ना। तो ये टाइम नहीं है टूटने का, ये टाइम है कुछ करने का। सो उसको मैंने अभी एक चीज़ को उसको रोक रखा है। अब इसको पॉज पे रखा हुआ है, एब्सोल्युटली। बाद में कंटिन्यू फिर कभी। कभी मतलब अगर किसी से लगा कि हाँ दिस इज़ अ राइट पर्सन फॉर मी, है ना, इन माई लाइफ, बट राइट नाउ माई प्रायोरिटीज़ आर समथिंग एल्स, एंड आई डोंट वांट कि उसमें किसी भी चीज़ की कोई रुकावट आए। आपने बताया स्कूल वाला जो था अट्रैक्शन, उसके बारे में बताना चाहेंगे, क्या कहानी थी वो? स्कूल में होती है जैसे कि अट्रैक्शन होती है, एक लड़का था और उसकी ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, टॉपर था, और मैंने जैसे बोला ब्रिलियंट बैच में बैठता था, तो उससे एक अट्रैक्शन थी कि हाँ कितना इंटेलिजेंट है, और इनफैक्ट मेरी हेल्प भी कर देता था मैथ्स में, और आई वाज वेरी वीक। तो इस तरह की अट्रैक्शन थी। तो बस स्कूल के बाद वो, जब स्कूल ख़त्म हो गया और वो ख़त्म हो गई, तो उसमें एक छोटी छोटी चीज़ें थी। जब उसका बर्थडे होना तो आई यूजुअली पिक अप हिज बैग एंड उसमें स्वीट्स डाल देनी, और जहाँ फिर कोई जैसे ब्रिलियंट बैच को कुछ बुक्स रिकमेंडेड होती हैं जो हमारे बैच को नहीं थी, तो वो बुक्स का पता करना, वो लेके उसके बैग में डाल देनी ताकि उसको फैसिलिटेट कर सकूँ चीज़ों के लिए, यू नो। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार और मोहब्बत ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आप दूसरे बंदे को सुख दो। प्यार यही है। प्यार एक्सपेक्टेशन से कम मैं बिलीव करती हूँ। मैं ये करती हूँ भी, अगर किसी से मोहब्बत है तो ज़रूरी नहीं है अभी उससे आपको कुछ मिले, आप उसको दे भी तो सकते हो। आप फिर वो वाला सिस्टम हो गया ना, अभी नकली चीज़ें हैं, मतलब एक एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें हो गई हैं, राइट। लेकिन इसमें भी तो कभी-कभी फिर ऐसा फ़ील होता है ना कि हाँ, सिर्फ़ हमारी साइड से ही क्यों, कि हाँ, सामने से भी तो थोड़ा कुछ लगे ना, तभी तो हम और ज़्यादा कर पाएँगे। हाँ, बट मेरी वो दैट टाइम जो एज थी, उस टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ मुझे पता था कि आई लाइक दैट पर्सन। मुझे नहीं पता था कि दैट पर्सन लाइक्स मी और नॉट, वेदर वो लाइक करता भी हो नहीं। बट मेरी तरफ से जो एक अट्रैक्शन थी, तो मुझे जो लगा मेरी तरफ से जो करना चाहिए, दैट वुड हैव डन इट। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप किसी को पसंद करें तो आप उसके लिए अच्छा सोचें, आप उसको फैसिलिटेट करें। दैट्स व्हाट आई बिलीव, मेरी थिंकिंग ये है। तो कन्फेस नहीं किया आपने? कन्फेस ये लाइक उसको भी पता चल ही जाता है एक इंसान को। एक ये उस टाइम पे ऐसा लाइकिंग थी कि जब आप किसी की बैग में स्वीट्स डाल रहे हो, किसी को आप बुक्स डाल रहे हो, है ना, तो आपने उसके बर्थडे पे शर्ट डाल दी उसमें, उसने वो शर्ट डाल के आ गया, तो तब तो बहुत खुशी हुई होगी। एब्सोल्युटली, मतलब यही छोटी छोटी इनोसेंस
वाला प्यार होता है ये। और क्या है, बात करके क्या बोलना है एक दूसरे को, मतलब ऐसा था तो। तो स्कूल के बाद कभी कोई मिलना, कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, स्कूल के बाद मैंने दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया था, अच्छा। ठीक है। और उसके बाद मैं कॉलेज, फिर उसके बाद ये एक्टिंग, उसके बाद मेरे को पता नहीं कहाँ है अब पता। किसी ने पीछे जब मेरी कोई एक इंटरव्यू में बोला था तो किसी ने मुझे बताया था इज़ मैरिड इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसे रुके। ओके। और क्या लगता है आपको, दूसरी बार प्यार होता है? मुझे लगता है कि प्यार, अगर कोई इंसान आपके साथ, आपका दोस्त है, ठीक है, आपके लिए कर रहा है और बिना एक्सपेक्टेशन के साथ आपके साथ है, तो प्यार ऐसी फीलिंग है कि जो आपकी माँ के साथ भी होता है, भाई के साथ भी होता है, बट उस इंसान के साथ अटैचमेंट हो जाती है। प्यार ही होता है एक तरह की, अटैचमेंट ही प्यार का नाम है, ठीक है। इस तरीके का तो मेरे सारे, जितने मेरे साथ लोग रहते हैं, सभी के साथ प्यार है मुझे। एक्चुअल में जो मेरे लिए सोचते हैं, मेरे लिए करते हैं, मैं उनके लिए सोचती हूँ। और फिलहाल ही में एक मेरा कोई वर्कर था, उसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो मुझे जब उसके साथ हुआ बुरा, तब मैं रोई उस टाइम पे। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि हाय, मुझे इसके साथ भी प्यार था, यू नो। आपको कई बार रियलाइज़ नहीं होता, आपके साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप सोचते हो आप काम कर रहे हो, है ना, किसी के साथ भी। तो चाहे उसके साथ भाई का रिश्ता हो, चाहे वो बहन का रिश्ता हो, रियलाइजेशन नहीं होती। पर जब किसी को कुछ होता है, जब कोई हर्ट होता है, तो उस टाइम पे अगर आपको हर्ट होता है तो आपको लगता है भी हाँ, इसके साथ मेरा कुछ गहरा रिश्ता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि अभी ये हमें सबसे प्यार होता है कि जितने भी हमारे पास आसपास लोग हैं, लेकिन एक नॉर्मल रिलेशन वाला प्यार जो हमें किसी इंसान से होता है, जैसे हम लड़कियां तो किसी लड़के से होता है, इस वाले प्यार की मैं बात कर रही हूँ कि वो प्यार क्या दोबारा होता है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, प्यार तो सिर्फ एक ही बार होता है ना, उसके बाद तो फिर जो है फिर वो नॉर्मल अट्रैक्शन है या कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी एज में प्यार होता है ना, हम्म। वो बिना, वो मैनिपुलेशन के बगैर होता है। तब आप कुछ सोचते नहीं हो उसके पास पैसे हैं नहीं हैं, है ना। आप प्योर लव कहते हैं उसको, उसके लिए। पर जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो ना, तब वो प्यार मैनिपुलेटिव हो जाता है उसमें थोड़ा। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है कि ये उसमें होना चाहिए टिक मार्क, ये मतलब नहीं होना ज़्यादातर चाहिए। ज़्यादातर लड़कियां ऐसे ही करती हैं। ज़्यादातर लड़कियां जहाँ तो पैसे देखती हैं, पोजीशन देखती हैं, पावर देखती हैं, है ना। इस तरीके का प्यार हो चुका है आजकल के ज़माने में। बट जो प्योर लव होता है वो 18, 21, 22 की उम्र तक ही प्योर लव, तब तक ही एक्सपेक्टेड है कि कोई बिना देखे झाके स्कूल में जो होता है वो प्योर लव होता है। उसके बाद तुम आप मटेरियलिस्टिक हो जाते हो कहीं ना कहीं। आप चाहे आप मानो चाहे आप ना मानो, अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें बैक आ ऑफ द जाती हैं। माइंड होती ही हैं वो सारी चीज़ें, यू नो। और जैसे आज के टाइम में बहुत सारे रिलेशन की भी बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, आप भी उन चीज़ों से अवेयर होंगे। इस पर आपको क्या लगता है कि क्या इन पे आप बिलीव करती हैं, और या फिर अभी भी वो ओल्ड स्कूल वाला जो प्यार है उस पे आप बिलीव करती हैं? मैं तो देखो ओल्ड स्कूल वाले प्यार को ही बिलीव करती हूँ, ठीक है। मुझे यही लगता है कि कमिटमेंट और लॉयल्टी होनी चाहिए किसी के प्रति भी, अगर आपकी है तो। और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में मैं ये देखती हूँ कि अगले अगर दो बंदे राज़ी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें किसी की, दैट्स देयर पर्सनल लाइफ, हमें कभी भी किसी के बारे में गलत धारणा नहीं रखनी चाहिए। अगला बंदा कंफर्टेबल है, अगला बंदा किस सिचुएशन में है, क्या फील कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, है ना, दैट हमें नहीं पता वो। सो वी कांट क्वेश्चन देम, है ना, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। बट हाँ, हर किसी की ज़िंदगी की जो सिचुएशन है ना, वो चेंज होती रहती है। आज मेरी सोच ये हो सकती है, कल को मेरी सोच कोई कुछ और भी हो सकती है। वो ज़िंदगी सिखाती है टाइम टाइम से कि आपकी क्या सोच होगी। पहले के समय में लव लेटर्स होते थे, आज के समय में डीएम्स होते हैं, तो कौन से ज़्यादा रोमांटिक लगता है, या आपके टाइम पे थे वो लेटर वाला सिस्टम? नहीं, मैं कोई ज़्यादा पुरानी तो हूँ नहीं। मेरे टाइम पे तो फ़ोन थे, अभी भी फ़ोन है। एंड लव लेटर, आई बिलीव इन लव लेटर्स। लव लेटर एक रोमांटिक चीज़ है, आप वेट करते रहते हो कब आएगी। फ़ोन पे तो झट से फ़ोन कर लो और मैसेज आ जाए, वो तो आप टिक टैक बात करते रहते हो। लव लेटर का तो ये है ना कि आएगी, वेट करते हो, फिर आप लिखोगे, फिर अगले को वेट करवाओगे। नहीं, उस टाइम पे भी फ़ोन थे, लेकिन स्कूल में तो ऐसा होता था ना कि हाँ,
वो लेटर लिख के बैग में डाल देते थे, वो चीज़ें तो तब भी थी। हाँ थी, वो आज भी हैं, वो हैं। लाइक जब मैं स्कूल में थी तब ना लैंडलाइन ज़्यादा थे, तो नए नए फ़ोन्स दूसरे आए थे, नोकिया वाले भी आए थे, दूसरे भी सम आए थे, रिलायंस वाले भी आए थे। तो एक पेयर आता होता था, फिर कॉल टू कॉल फ्री होती थी उस पे भी, उस टाइम पे। तो मुझे नहीं लगता मुझे लगता है कि स्कूल में हाँ कोई मैसेज देने के लिए वो कर देते थे कि हाँ तुम मुझे इतने टाइम पे यहाँ मिलना, हाँ। type of letter. That is not a love letter. Love letter is something else where you can explain your love to somebody, है ना, जिसको तुम काफ़ी सारी बातें लिख के दे रहे हो। मैंने अपने स्कूल में ऐसी चीज़ें देखी हैं, वो चिट्ठी डाल दी, तू मुझे स्कूल के बाद मिलना तुम मुझे क्लास के बाद मिलना। सो मैंने ऐसी लेटर्स ज़रूर देखी हैं, बट लव आपके साथ भी लेटर हुआ था ऐसा? नहीं, मेरे साथ वैलेंटाइन पे हुआ था। एक लड़के ने, मेरी क्लास में लड़का था, उसने मुझे रोज़ दिया था, लेटर तो नहीं, उसने मुझे रोज़ दिया था। और जिस लड़के को आई यूज्ड टू लाइक, एंड दैट वाज़ मैंने उसने वो उसी का ही कोई फ्रेंड था जिसने मुझे रोज़ दिया था। तो मैंने उसको तोड़ के फेंक दिया और मैंने उससे आगे से बोला, मैडम को शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी मतलब तब तो यही सब कुछ होता था। तो बस फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, उसको बोल, उसने उसको रोज़ दिया है। सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना, तभी तो यही सारी चीज़ें होती उसको थी। बताने के लिए कि देख देख उसने उसको मुझे मेरी वैल्यू है। हाँ, तो तब ये सारी चीज़ें होती थी बस। पढ़ाई में कैसे थे आप उस टाइम पे स्कूल में? पढ़ाई में मैं नहीं, इंटेलिजेंट नहीं थी मैं। तभी फिर वो लड़का पसंद था हाँ मतलब कि हाँ, वो इंटेलिजेंट था। हाँ वो इंटेलिजेंट है, बिकॉज़ मैंने बोला मुझे मैथ्स में मैं ज़ीरो थी, बड़ी मुश्किल से मैंने पास होना। मेरी प्रिंसिपल यूज्ड टू लव मी सो मच, वो मुझे घर ले जाती थी और मुझे सम्स वो करवाती थी जो जो आने हैं, ताकि ये मैथ्स में पास हो जाए। बिकॉज़ मेरा एक आईसीएसई सिलेबस था, इज़ वेरी टफ। तो मैं अपनी डे बोर्डिंग भी फिनिश कर, मतलब स्कूल के बाद एक डे बोर्डिंग होती है, मेरे स्कूल में होलियार्ट में थी, तो वो भी फिनिश करनी है बाद में। आईसीएसई काफ़ी डिफ़िकल्ट सिलेबस होता है, तो उसको फिनिश करके कॉप अप करके आना। बट आई एम अ मीडियम स्टूडेंट, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट मेकअप में था, सुंदर कपड़े पहनना। आगे फिर वही काम आया। हाँ वही काम आया, बेसिकली मेरा इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। हाँ सोशल एक्टिविटीज़ में था, मेरे मदर मेरा बर्थडे पिंगलवाड़ा में सेलिब्रेट कराते थे। मेरी मम्मा ने जो मेरे अंदर एक सोशल एक्टिविटी वाला एक अलग से फेस है ना, वो मेरे मम्मा ने बिल्डअप किया है बचपन से। मेरा बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट करना, है ना, लोगों में लेके जाना, वो मेरी मम्मा से दिया है सारा कुछ। बाकी जो मेरा एक्टिंग वाला, वो भी मेरी माँ से ही वो भी एक्चुअली हाँ, दिया गया आपने भी है। पहले भी बताया कि वो हाँ मेकअप वाली आदत भी उन्होंने डाली, हाँ वो ही आपका मेकअप हाँ, करती थी। सो व्हाट, ये सारी साइड्स उन्हीं की तरफ से डाली हुई है। एक्चुअली हाँ, मैं कहती हूँ बच्चा एक ना कच्ची क्ले की तरह होता है, उसको जिधर मर्जी डाल दो। तो आज अगर मैं स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, तो इट्स बिकॉज ऑफ माई मॉम एंड डैड, है ना, उनकी जो लेटर थी, और बाकी मेरी माँ की ही सारी चीज़ें हैं मेरे अंदर, जो जो वो मुझसे कराती गई, वो मैं कर रही हूँ। जैसे शादी अभी तक आपने नहीं की है, तो क्या क्या क्वालिटीज़ अब आप चाहती हैं कि लड़के में हो, कि हाँ क्या टॉप प्रायोरिटीज़ आपकी हैं? मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसके पास बहुत सारा पैसा हो, जो लड़कियां कहती हैं खास करके। मुझे देखिए, मुझे सिंपल सोबर इंसान चाहिए, जो मुझे समझे, जो कमियां मेरे में हैं उसमें पूरी हों। मुझे इंटेलिजेंट चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, जहाँ पे मैं कम हूँ वो मुझे पूरा करे, ठीक है। जहाँ पे मेरे को बुक्स पढ़ने का शौक़ है, मैं किताबें पढ़ती भी हूँ, चीज़ें भी, मुझे कई चीज़ें नहीं समझ आ पाती, है ना, और इसीलिए मेरे को बचपन में था मैं आर्मी ऑफिसर के साथ शादी करूँगी, मुझे आर्मी वाले बहुत फैसिनेट करते हैं। आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, जो देश की सेवा करते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, तो इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो मुझे बड़ा था ये, तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी ना लाइफ बड़ी डिसिप्लिन्ड होती है आर्मी के अंदर भी, है ना, तो यही था। बाकी मैं ये चाहती हूँ कि बड़ा इंटेलिजेंट लड़का हो, जिससे मेरी शादी हो, पढ़ा लिखा हो बहुत, जहाँ मैं लैक करूँ वो मुझे पूरा कर दे। मतलब जो चीज़ें आपके अंदर माइनस में है वो वहाँ पे प्लस में हाँ होनी वो चाहिए। प्लस हो जाए। कहते हैं ना, जीवन साथी, साथी का मतलब यही है ना, जहाँ मैं कम हूँ वहाँ वो हो, तो हम दोनों में कोई फ़र्क ना हो, हम एक दूसरे को मिलके संपूर्ण कर दें।
आपने अलग-अलग मूवीज़ इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, आपने मलयालम में काम किया है, तेलुगु में किया है, हिंदी में किया है, पंजाबी में किया है। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किस इंडस्ट्री का रहा? कौन-से में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? सभी में मज़ा आया बेसिकली, मैं सच्ची बताऊँ तो। मज़ा लेने वाला बंदा होना चाहिए। मेरी सभी के साथ बनती है। आई यूज्ड टू बी मतलब मेरे पंजाबी इंडस्ट्री में मेरे सारे दोस्त हैं, वहाँ बड़ा मज़ा करते थे। और हिमेश जी के साथ भी मेरे को बड़ा मज़ा आया। और तेलुगु में भी, मतलब फ़िल्मों में तो आते ही बड़ा मज़ा है, बट थकान बड़ी होती है क्योंकि हार्ड वर्क करना होता है, दिन-रात मेहनत करके शूटिंग करनी होती है। अभी ऑल्सो आई मिस माय फ़िल्म इंडस्ट्री बिकॉज़ मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, मुझे अभी भी होता है, बट अब मैं वेट पुट ऑन कर चुकी हूँ, चाय पी-पी के, लड्डू खा-खा के लोगों के घर पे। तो अभी मुझे बड़ा लगता है, हाय! मैं कैमरे में मोटी लग रही हूँ, पतली लग रही हूँ। जैसे अभी मैं आई हूँ, हाँ, अभी भी तो आप मैं बोल रहे थे सबसे कि पहले हाँ, मैं ये देखती हूँ, तो बड़ा जो बंदा एक्टिंग में रहा हो ना, वो बड़ा सेल्फ कॉन्शियस होता है। तो बट अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं अपने पे ध्यान दे पाऊँ। बट अब आफ्टर, अभी मेरी इलेक्शन चल रही है, आफ्टर इलेक्शन आए श्योरली कि मैं एक बार जिम ज़रूर अपने लिए 2 घंटे निकालूँगी। ओके। तो वहीं अब एक्टिंग करियर में फिर से कंटिन्यू करेंगे? मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स पे काम करना है, पर मेरे पास टाइम होना चाहिए। मुझे रियलिस्टिक स्टोरीज़ बहुत, जैसे अभी मैं लोगों को मिलती हूँ, बहुत सारे लोगों को मिलती हूँ, तो बहुत सारी रियल स्टोरीज़ मेरे सामने आती हैं। तो मुझे ये है कि मैं वो स्टोरी, उनमें से कोई स्टोरीज़ निकाल के उसके ऊपर एक्ट करूँ। तो अगर अब आप करना चाहेंगी तो किस इंडस्ट्री में करना चाहेंगी? साउथ में, पंजाबी में, हिंदी में? सी आई बिलीव ओटीटी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिस पे आपको काम करना चाहिए। अभी पीछे महारानी 3 आई थी। देखिए कितना अच्छा सब्जेक्ट था, कितना अच्छा दिखाया। हमारे सर ने भी बोला उसको देखना चाहिए। सो ऐसे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स आने चाहिए जिसमें रियलिटी हो सोसाइटी की, जिसको सारे लोग देखें और समझें भी। अभी तक की आपने जो भी जितनी भी मूवीज़ की उनमें से कोई एक आपका फ़ेवरेट डायलॉग हो? मुझे डायलॉग तो याद नहीं है क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया है, मुझे तो चीज़ें याद नहीं रहती। बस वो ही याद था जो मैंने आपको बता दिया, उन्नो मिला मदर वाला। कोई भी एक छोटा-सा कुछ भी हो, कोई भी पार्ट किसी भी मूवी का? नहीं, इतना नहीं मुझे याद है, मैं सच्ची बताऊँ, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। ओके। आपने सिद्धू मूसेवाला के साथ में म्यूज़िक वीडियो में काम किया टोचन में, हुँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था, ही इज़ वेरी शाय, बहुत शाय फ़ील करता था और ज़्यादा कभी किसी से बात नहीं, मतलब हमने शूट किया, हम पहली दफ़ा मिले थे शूट पे, बट उसके बाद वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया था, हम कनाडा में भी मिले और मुझसे मुझे सिंगिंग भी करवाई थी जो कि आई एम नॉट अ सिंगर, बट मैंने वैसे इच्छा ज़ाहिर की थी उसके सामने कि आई वांट टू, मैंने एक गाना गा के देखना है, तो ही हेल्प मी इन, मतलब बहुत दिल का साफ़ और अच्छा इंसान था सिद्धू। उनके साथ की कोई मेमोरी या फिर कोई कन्वर्सेशन जो अभी तक याद हो? लास्ट जब उसकी डेथ हुई उससे पहले हम मिले थे दिल्ली फॉर अ डिनर, तो वहाँ पे ही वाज जस्ट टॉकिंग टू मी कि तूने भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, मैंने भी करनी है। सो मैं कांग्रेस कर रहा हूँ, तुमने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करनी है? सो लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन ही उसको एंटर करना था। तो ये कुछ बातें थी, बाकी यही कि किसान आंदोलन के टाइम पे मुझे काफ़ी गालियाँ निकाल रहे थे आईटी सेल वाले। तो उसके बाद जब उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, जब हमारी बात होती रहती थी स्नैपचैट पे, तो ही सेड कि देखो मुझे अब समझ लग गया, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने उसको सपोर्ट किया था कि चलो कांग्रेचुलेशंस। तो उस पे नीचे मेरे को इतने कमेंट डाले कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ही सेड कि अब मुझे समझ आए कि मतलब लोग इस तरीके से कैसे रिएक्ट करते हैं। जो उनकी पब्लिक इमेज थी उससे वो रियलिटी में कितने अलग थे? सेम थे। उसको वो उसको दिखावा करने नहीं आता था। व्हाटएवर ही लाइक, जो है वो है। मतलब वो उसको मैनिपुलेट करने वाली चीज़ें नहीं आती थी। द सेम वे मनकीरत इज़ ऑल्सो सेम लाइक दिस ओनली। जो वो है, वो सामने है। अ, मन की रौनक के साथ भी आपने गाना किया था चूड़े वाली बाह, उन वो एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था, मैंने अभी लास्ट उसके साथ खौफ गाना किया है, तो अच्छा था, ही इज़ अ नाइस पर्सन और जो वो है वो दिल का साफ़ है, वो सीधा मुँह पे बोल देता है। उनके साथ का कोई फ़नी इंसिडेंट या फिर कुछ मेमोरी? फ़नी तो वो मेरा अच्छा दोस्त है। फ़नी हम जब भी मिलते हैं तो फ़नी कर एक दूसरे को मज़ाक करते रहते हैं और
मैं उसके लिए कोई भी बात हो स्टैंड लेती हूँ, वो मेरे लिए ले लेता है। सो बस अच्छी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, अच्छे दोस्त हैं। टेल मी अबाउट परमेश वर्मा, उनके साथ भी क्योंकि आपने काम किया है। परमीश के साथ मैंने चूड़े वाली बाह में काम किया था। हम्म। ही डायरेक्टेड दैट वीडियो। अच्छा लड़का है वो, उसने काफ़ी राइज़ किया अपनी लाइफ में। एंड डायरेक्टर से एक्टर तक, और अभी मतलब डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर तीनों, थ्री थ्री इन वन हो गया। सो आई बिलीव गॉड ब्लेस हिम, मतलब अच्छा किया उसने सारा अपनी उनके ज़िंदगी। साथ फर्स्ट इम्प्रेशन या जो आपकी फर्स्ट मीटिंग रही थी वो कब और कहाँ थी और कैसी थी? उनके साथ मेरी फर्स्ट मीटिंग पटियाला में शूट किया था शायद हमने। पटियाला में ही शूट किया था, वो चूड़े वाली बाँ। तो वहाँ पे आई थिंक उनके घर पे, वहाँ सेट पे अच्छी थी। ही इज़ अ क्वाइट नाइस गाय एंड उन्होंने उसमें डेब्यू भी किया था चूड़े वाली बाँ में, और उसका फ्रेंड का रोल किया था मनकीरत का। तो हमने अच्छा हँसते खेलते शूट कर लिया। मतलब इंडस्ट्री में सारे ही बड़े अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, अभी भी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मिलते हैं। और आज भी अगर मैं चाहूँ तो मैं काम कर सकती हूँ उनके साथ, बोल सकती हूँ हक से कि मुझे काम करना है। पर उसके लिए मुझे पहले मुझे खुद को है कि मैं खुद पतली हो जाऊँ, सो दैट कि आप स्क्रीन पे अच्छे दिखो। पाकिस्तान भी आप गए थे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ का कल्चर या वहाँ के लोग कैसे थे? पाकिस्तान में गई, सबसे पहले मैंने बोला आपको मैं शॉपaholic हूँ। हम्म। वहाँ पे सूट बड़े सस्ते मिलते हैं पाकिस्तान में, बिकॉज़ 3 टाइम करेंसी डाउन हो जाती है ना, तो उस पे सस्ते मिलते हैं सूट। दूसरा, मेरा नानी का घर, मेरी नानी पाकिस्तान से थी, उनकी शादी भी वहीं हुई थी पार्टीशन से पहले। अच्छा। तो उनका घर था वहाँ लाहौर में, तो वो मुझे देखना था जाके। तो वो हमने देखा भी, मेरे मदर भी साथ में गए थे। फिर हमने गुरुद्वारा साहब मत्था टेकना था, पंजा साहब गुरुद्वारा साहब गए, और मतलब शॉपिंग की खूब सारी, बड़ी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की वहाँ की, मतलब अच्छा था, डिफरेंट कल्चर। यही पास में तो है, तो 1 घंटा उधर जाके आप सारी चीज़ें देख के आते हो तो मज़ा आता है। लोग किस तरह के वहाँ पे? क्योंकि यहाँ के लोगों में जैसे पता है कि पाकिस्तानी है तो थोड़ा सा एक मन में होता है ना कि हाँ। देखो, लोग हर जगह पे सेम ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है अभी कोई लोगों के दिल में नफरत। हाँ, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। कुछ लोग इधर भी गलत होंगे, कुछ लोग उधर भी होंगे। जो टेररिस्ट माइंडेड लोग होते हैं वो तो गलत ही होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। ठीक है। और जो आम जनता होती है ना, वो हमारी तरह ही होती है बेचारी, उनको कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इस सब चीज़ों से वो तो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छे हैं वो। पाकिस्तान जाने का कोई प्रोफेशनली पर्पस भी था आपका? क्योंकि आपने आपको पाकिस्तानी ड्रामा काफ़ी पसंद है मुझे, और हाँ, आप चाहती भी हैं कि उसमें आप काम करें। एब्सोल्युटली तब था। अब तो मैं पॉलिटिक्स में आ गई। मुझे था, क्योंकि वहाँ के ड्रामे एक्चुअल में बहुत अच्छे होते हैं, बड़े रियलिस्टिक होते हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, है ना? और जिस तरीके से वो रियल लाइफ को डिपिक्ट करके बनाते हैं, तो मुझे था, मेरी मीटिंग्स थी कुछ प्रोफेशनली वहाँ पे भी, काम के रिलेटेड भी। और अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो आई वुड हैव वर्कड विद देम, फिल्म में भी और विद उसमें ड्रामा में भी। बट अब ऐसा है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े सही नहीं है, उस वजह से मैंने वो ड्रॉप कर दिया। आपको शायद वहाँ से कोई मूवी भी ऑफर हुई थी जो इंडिया के साथ कोलैब होने वाली थी। एब्सोल्युटली वो थी, वही, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द फिल्म एंड द ड्रामा। बट अभी वो नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द रिलेशंस। बट चलो, इट्स ओके। बट आई रियली, मेरा फ्रेंड है सैवी कालो, सिंगर है, इज़ वेरी गुड सिंगर, इज़ फ्रॉम माई असेंबली ओनली, राजस्थान से। और मैं उसके साथ मिलके हम कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ कि हम वैसा कुछ बना सकें, एंड हम यहाँ पे ही बना लें और यहाँ पे ही काम कर लें। सोशल एक्टिविस्ट आप हैं, किसान आंदोलन का आप हिस्सा रही हैं और अभी भी आप सोशल चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। अभी बाढ़ आई थी तब भी आप राहत कार्यों में लगातार लगी हुई थी। तो ये एक्टिविज्म आपके अंदर कब और कैसे आया? दैट इज़ इन द ब्लड ओनली, या मेरे फादर एक्टिविस्ट थे, मेरी माँ ने उनके साथ काम किया है, तो ये सारा कुछ उनसे ही आया है मुझे। पंजाब के लोगों के लिए या फिर समाज के लिए आने वाले समय में आप क्या करना चाहती हैं या क्या मोटिव है? सी, मेरा मोटिव यही है कि लोगों में जो काम नहीं हुए अभी तक,
जो कि हैरानजनक है, हैरानीजनक है एक्चुअली में देखा जाए तो। अभी भी लोग जो हैं ग्राउंड पे गली नाली और शमशान घाट पे बैठे हुए हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे लीडर्स को भगा देना चाहिए यहाँ से। नहीं तो अगर हमारे लोगों में अवेयरनेस आए, एजुकेशन हो, अगर हम काम कराएं लोगों में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं अभी, तो डेवलपमेंट भी हो जाएगी। हमारे देश की करेंसी रेट भी ऊपर जाएगा, डेवलपमेंट होगी, सारी चीज़ें ऊपर होगी तो। बट ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस है ना, इनको लोगों को नकार देना चाहिए। मतलब डेमोक्रेसी है, वोट ही तो डालनी होती है। ऐसे गलत लोगों को निकाल देना चाहिए, ऐसे गलत लोगों को नहीं आने देना चाहिए बार 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 बार। आप पंजाब के कौन से सोशल इश्यूज में सबसे पहले काम करना चाहेंगी? एजुकेशन पे। हम्म। एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर एजुकेशन होगी लोगों में, इट्स नॉट अबाउट ओनली द प्राइमरी एजुकेशन और द दूसरी स्कूल एजुकेशन, इट्स अबाउट द अदर एजुकेशन सेक्टर्स ऑल्सो, जहाँ पे लोगों को अपना ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, अधिकार क्षेत्र क्या है। हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिशियन को हमें वोट क्यों डालनी चाहिए, और हमें कट्टर नहीं रहना चाहिए, राइट। हमें अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए जो कि बाहर जा रहे हैं। हमें अपने यूथ को पॉलिटिकल सिस्टम में लाना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट ओनली फाइटिंग अ इलेक्शन। दे यूथ, इतनी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बन रही है, दे उनका ये भी काम होना चाहिए कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी। ये कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए कि हम बाहर चले गए और यहाँ पे जो काम है, नौकरी नहीं है जी, हम बाहर चले गए, है ना। सारी ये चीज़ों होता है कि उनको उनके अकॉर्डिंग वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, इसलिए वो बाहर चले जाते नहीं, हैं। बट दैट इज़ अ सेल्फिश मोटिव ना। इफ़ मैं अगर आपके सामने बैठी हूँ, मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, इतनी अच्छी फिल्में थी, सब कुछ था। इफ़ आई कैन लेफ्ट दोज थिंग्स फॉर सोसाइटी, फॉर माई पीपल, दे शुड हैव ऑल्सो। ठीक है, उनको भी अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। कुछ बच्चों को, कुछ यूथ को, कुछ लड़कियों को, यू नो, सो दैट कि अच्छे लोग आएंगे पॉलिटिक्स में, तभी पॉलिटिकल सिस्टम सही हो पाएगा। इफ़ अगर हम बोले नहीं जी पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी बैड गेम, वी शुड नॉट गेट इन टू इट, इट्स नॉट, ऐसे नहीं होना चाहिए। वी वॉन्ट अ फ्रेश पीपल, पढ़े लिखे लोग जो आएँ इसमें, जो अपनी आवाज़ रखें, तभी आला दुआला और सब कुछ सही हो पाएगा और ठीक हो पाएगा। एजुकेशन के अलावा और कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन पे आप काम करना चाहेंगे? जैसे वुमेन हेल्थ, सेफ्टी हो गया। विमेन सेफ्टी इज़ देयर। हेल्थ, हेल्थ के ऊपर एजुकेशन, एजुकेशन इज़ अ वन ऑफ द वन पार्ट फॉर द विमेन सेफ्टी ऑल्सो। इफ़ वी एजुकेट पीपल, द विमेन सेफ्टी उसी में आ जाती है। वी कैन एजुकेट सारी चीज़ों के बारे में ना। हेल्थ दायरे होने चाहिए। आज लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने इतने पैसे लेते हैं। हमें अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए चीज़ों को लेके। वो तभी हो पाएंगी अगर हमारे लीडर्स एजुकेटेड होंगे, अच्छे पढ़े लिखे यूथ होगा। जैसे नेपाल में हुआ, देखो जेनजीस ने क्या किया है वहाँ पे, राइट। अगर हम यहाँ से 4 घंटे दूर दुबई चले जाएं, वहाँ देखिए रेत थी, पानी भी नहीं था अपना, कहाँ उन्होंने अपना करेंसी रेट ले गए हैं। कितनी डेवलपमेंट है, ऐसे लगता है आप दूसरी कहीं, पता नहीं कहाँ आ गए हो आप, एक प्रिंसेस लैंड में आ गए हो। आप जब जाते हो वहाँ पे तो बिलीव ही नहीं कर पाते। तो अगर वो इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम इसलिए लैग कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे सही लोग नहीं हैं। सही लोग होने ज़रूरी पॉलिटिक्स में, तभी हो पाएगा। और पंजाब में ड्रग्स की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा है। आप भी युद्ध नशा विरुद्ध से अभियान से जुड़ी हुई हैं। जी, सो द वे युद्ध नशा के विरुद्ध टीम एंड नशा मुक्ति मोर्चा इज़ वर्किंग राइट नाउ, हम ग्रास रूट लेवल तक काम कर रहे हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट से लेके, असेंबली से लेके, ब्लॉक से लेके, विलेज डिफेंस कमेटीज़ तक एंड उनका एक पूरा ऐप ट्रेनिंग करवा रहे हैं ताकि वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है सीधी गवर्नमेंट तक पहुँचे, डीजीपी तक पहुँचे, ऑफिसर्स तक पहुँचे। सो वी वर वर्किंग ऑन अ डिटेल पार्ट। पॉलिटिकल करियर को लेकर आगे आपकी क्या प्लानिंग है या फिर क्या रोड मैप है?
See, right now, from Aam Aadmi Party, I'm here in राजस्थान से हल्का इंचार्ज है एंड नशा मुक्ति मोर्चा का जो इन्होंने मुझे एक माजा का बना रखा है, आई एम वर्किंग ऑन इट जो है एंड मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे क्या करना है आगे। मतलब मेरी सिंपल सी यही बात है कि मुझे जो काम दिया गया है उसको मुझे सही तरीके से करना है, उसको सही तरीके के साथ नीचे ग्राउंड पे लेके जाना है। दैट इज़ माई ड्यूटी, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इट राइट नाउ। और बाकी पार्टी का ठीक है कि पार्टी मुझसे क्या करवाना चाहती है आगे, यू नो, एंड दैट इज़ पार्ट, ये पार्ट जो है वो पार्टी के ऊपर है। अभी पंजाब में राजशासी में एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में, जिसके बारे में हमने सुना, और अभी हम थोड़ी देर पहले पॉडकास्ट से पहले बात भी कर रहे थे उसके बारे में आप बताएंगे? See, that is the मुद्दा, पिंडिया सैदा का मुद्दा। पिंडिया सैदा इज़ अ राजसिक बेल्ट इन राजस्थान सी, जो जहाँ पर 23-24 हज़ार आबादी है। वहाँ पर जिस दिन हमारे इलेक्शन के पेपर भरने थे, दैट डे अ सुख सरकारिया, अ कांग्रेसी एमएलए हु इज़ अ एक्स मिनिस्टर ऑल्सो, उन्होंने लाइन में लगे हुए लोगों में से अपने बंदे को बाहर निकाल के आगे ज़बरदस्ती कागज़ भराने की कोशिश की और गुंडागर्दी की, जिस वजह से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ। जब वो बाहर जा रहे थे, दैट मोमेंट ऑफ टाइम द सेम पर्सन्स मॉम, लखास मॉम, उन्होंने बोला उनको भी ये गलत किया जो भी आपने किया। इस तरीके से हम भी तो 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं, हम भी तो जा सकते थे, इवन दो वो सारे हमारी पार्टी के थे, बट हम डिसिप्लिन कभी नहीं तोड़ते। बट इस बंदे ने उसको बोला 6 महीने रह गए हैं, बाद में देखते हैं। तो उन्होंने बोला आगे से कि हम कोई कबूतर थोड़ा ना उड़ जाएंगे, हम तो अपने गांव में ही रहेंगे चाहे 6 महीने रह गए। तो इसने आगे से धमकी दी कि तुम्हारे कबूतर सुबह तक उड़ जाएंगे। और सुबह जब हुई तब उसके बेटे को, उसके फ्रेंड्स को इन्होंने घर जाके घसीट के सर को दातर से काट दिया और गोलियां मारी। ये चोन जाप्ता लगा हुआ है नाजायज हथियार मंगवा के, और फिर इकट्ठे होके बोल रहे हैं कि इन्होंने हमारे घर पे आके हमला किया। बट आई हैव पोस्टेड द वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड फेसबुक ऑल्सो, आई हैव शोन द रियलिटी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जबकि इनके ऊपर 307 का पर्चा हो चुका है, उसके बावजूद इनका जो भतीजा दलराज सरकारिया है वो सिटिंग विद दैट क्रिमिनल पर्सन, उसके ऊपर भी है, उसको लेके बैठा हुआ है, पनाह दे रहा है। एंड इन बिटवीन आई एम ऑल्सो गेटिंग द थ्रेट्स फ्रॉम द सेम पीपल कि ऑन माई इंस्टाग्राम शरेआम दिस गुंडागर्दी कि आपको गोली मार के जाएंगे। एंड आ SSP कॉट देम, उनको पकड़ लिया। एंड नाउ पता भी चल गया दीज पीपल बिलोंग्स टू द सेम MLA सुख सरकारिया एंड दलराज उनके सरकारिया। अगेंस्ट मतलब स्टेप ले लिया गया है? यस, नाउ SSP ने जो बंदे पकड़े जो मुझे धमकियां दे रहे थे, वो बंदे उनके बंदे निकले, यू नो। सो सी द गुंडागर्दी व्हाट हैज कांग्रेस हैज बीन डूइंग इट, राइट। शरेआम गोलियां गोलियां मारने की धमकियां, शरेआम काटना, नाजायज हथियार मंगवाना, दैट्स व्हाट देयर पॉलिसी। ये एजुकेटेड बंदे को आने ही देना नहीं चाहते, इनका यही काम है ऐसी धमकियां देना, गुंडागर्दी करनी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ऐसे बंदों को निकाल देना चाहिए। कोई भी पार्टी है, अगर कोई बंदा इस तरीके के काम करता है, करप्शन करता है, राइट, ऐसे बंदे जिनके पास कुछ नहीं था आज करोड़ों की जायदाद है, कहाँ से आई भाई? करप्शन करके ही तो आई है इनकी। इनके ऊपर विजिलेंस चाहनी चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए, तब पता चलेगा पूरा। जिस दिन से मैंने वो स्टेटमेंट दी है, पूरा मेरा इलाका, दे वर ऑल प्रेजिंग, दे सेड कोई तो आया जो इनके सामने खड़ा है, बोल रहा है। मैं बोल रही हूँ और मैं सच के साथ खड़ी रहूँगी और मैं बोलूँगी, बिकॉज इन्होंने ही गंद डाला हुआ है। इनकी गंदगी की वजह से पोल्यूशन जो है हमारे आले दुआले फैल रहा है, इसी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसी वजह से हम इतना नीचे जा रहे हैं। सो एक एक करके ऐसे लोगों को काटना पड़ेगा। और इसी मतलब आप चेंज की जो आप लगातार बात करती हैं, उसी के बारे में बात करती हैं कि हाँ, यही जो चेंज है, करप्शन हो गया, ये सब चीज़ें एब्सोल्युटली, खत्म हो। एब्सोल्युटली। जी। अब आपका आगे का मतलब पर्पस क्या है? क्या गोल है? क्या चाहती हैं आप अचीव करना? व्हाट्स द पर्पस इन योर लाइफ? माई पर्पज इज़ जस्ट टू सर्व सोसाइटी एंड आई बिलीव कि हम साथ में कुछ नहीं लेके जाते, जो भी आए हैं
वो इधर छोड़ के जाएंगे, कर्मा अच्छे कर्म करेंगे वही लेके जाएंगे साथ में। दैट्स व्हाट माय डैड डिड। मेरे फादर का यहाँ पे गेट है, उनके नाम का बना हुआ, शहीद कॉमरेड बलदेव सिंह मान, उनके नाम पे रोड है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए थे। मैं अगर अच्छे काम करूँगी तो मेरा नाम लोग रिस्पेक्ट से लेंगे। अगर मैं बुरे काम करूँगी, पैसा तो सब कमाते हैं पर इज़्ज़त कोई कोई कमा के जाता है। बट आई बिलीव कि इज़्ज़त कमा के जानी चाहिए। वही अब आप पॉलिटिक्स में आई हैं तो आपको क्या लगता है वो जो आपका एंटरटेनमेंट वाला बैकग्राउंड है वो इसमें उसका इम्पैक्ट कुछ होने वाला है? नहीं, उसमें देखिए आई एम आर्टिस्ट, ठीक है जी। और आर्टिस्ट पॉलिटिक्स में मतलब मेरे को फ़िल्में करनी अच्छी लगती है, मुझे एक्टिंग करनी अच्छी लगती है। तो मैं जो मेरा एक्टिंग वाला प्रोफ़ेशन है, जो मेरा आर्टिस्ट वाला प्रोफ़ेशन है, मैं ऐसे शुरुआत भी तो मेरी सोशल कॉन्सेप्ट्स के प्ले से ही तो हुई थी। तो वहीं पे आके मैं कुछ अच्छे प्लेज़ भी करना चाहूँगी। जैसे मैंने बोला कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहूँगी जो सोसाइटी को अच्छा मैसेज दे सके। ओके, अब एक रैपिड फायर सेक्शन है वो करेंगे। फेवरेट फूड, कढ़ी चावल। फेवरेट प्लेस, दुबई। दुबई, फेवरेट पर्सन, फेवरेट पर्सन अरविंद केजरीवाल। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट, माय मॉम। सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई झूठ बोलता है। ये तो फिर डेली लाइफ में होता ही रहता होगा। हाँ, आता ही रहता है मुझे गुस्सा। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? बोथ। आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? सी अरेंज भी होनी चाहिए, फैमिली इज़ मोर, फैमिली भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लव कम अरेंज कह सकते हैं फिर। हाँ, लव कम अरेंज। ओके, अभी तक शादी के लिए कितने रिश्ते रिजेक्ट किए हैं? बहुत सारे। कोई एक उनमें से याद होगा कि हाँ ये तो अच्छा था मैंने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रिपेंड नहीं करती, मैं सोच समझ के फ़ैसला लेती हूँ। एक बार जो बोल दिया वो कर दिया, ठीक है। वन सॉन्ग यू आर एडिक्टेड राइट नाउ, या कोई फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग मुझे फेवरेट सॉन्ग वो चीमा भाई वाला आजकल है, तो उसके ऊट-पटांग गाने होते हैं बट वो मुझे अच्छा लगता है। और ये जो एपी ढिल्लों वाली जो टीम में से गुरिंदर के गाने काफ़ी अच्छे होते हैं। कोई एक गाना, कोई गाने का नाम? मुझे याद नहीं है, आई एम अ वेरी बैड सिंगर और मेरा गला बैठा हुआ। एक बॉलीवुड मूवी जिसे देखकर आपको लगा कि काश इसमें मैं होती? जब वी मेट। पंजाबी इंडस्ट्री के तीन लोग जिनके साथ आप ट्रिप पर जाना चाहोगे? पंजाबी इंडस्ट्री के 3 लोग, अमित ओजमान, माय डायरेक्टर, और गुगू गिल जी, एंड और कौन, सागा जी, सागा यूनिसिस के जो हैं ओनर सुमित जी। ओके, एक एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहोगे? कभी अंधा विश्वास मत करना, मतलब वी शुड नॉट ट्रस्ट पीपल लाइक ऐसे ही। ये सीख वहीं से मिली है जो आपने बताया कि वो जो चीट किया था उसके बाद से? मतलब हर एक चीज़ लाइक रोज़ मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, रोज़। बहुत जल्दी मैं विश्वास कर लेती हूँ बट बाद में पता चलता है ये झूठ बोल रहा था। तो एक चीज़ रोज़ सीखनी पड़ती है और पॉलिटिक्स में तो रोज़ ही सीखनी पड़ती है भैया, झूठ बहुत बोलते हैं लोग। पॉलिटिक्स तो है ही भाई ना। एक्चुअली बट आप सोचते हो आपके जैसे हैं बट वो इंसान मैनिपुलेट करके आपसे काम भी करवा जाता है। तो मेरा नाम डाला हुआ है, जो पहले आए वो काम कराए, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब मेरे पास जो बंदा पहले पहुंच गया मैं उसका काम कर देती हूँ, तो फिर वो बाद में जो बंदा आता है वो कहता है मैम वो सही नहीं था, ये सही है। सो ऐसी चीज़ें मेरे साथ काफ़ी होती है, बट आई एम लर्निंग अ पार्ट। अब पॉडकास्ट के आखिर में ऑडियंस को या फिर अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है अपनी फिल्म करियर से भी, और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।
आप कुछ भी चाहो वो पा सकते हो। एंड बहुत ग्राउंड से मैंने स्टार्ट किया था, बट पॉजिटिव रह के और स्ट्रॉन्ग रह के मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ें अचीव की हैं। और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जैसे जो हमारा यूथ है उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकली सीधा ना आए कि मुझे इलेक्शन लड़नी है, बट दे शुड कम टू पॉलिटिक्स एंड सोशली उनको अवेयर होना चाहिए कि उनके आसपास क्या हो रहा है, सो दैट कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने देश को अच्छा बना सकें। थैंक यू सो मच, वेलकम। आज की कॉन्वर्सेशन के लिए। तो ये थी आज हमारे साथ सोनिया मान जी, जिनसे काफ़ी सारी बातें हमने की उनकी एक्टिंग करियर के बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में, और उनकी क्या सोच है आज की चीज़ों को लेकर, आज के मुद्दों को लेकर, वो सब हमने जाना। उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कॉमेंट भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਓਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਓਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।